ठीक है भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन कराना मेरे लिए कहीं ना कहीं जरूरी था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंप्रेशन मेंबर के ओनली दो टाइप के न्यूमेरिकल मुझे लास्ट अब रहा है। हमने जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। अब कंप्रेशन मेंबर के मुझे आपको दो टाइप के न्यूमेरिकल कराना है। एक तो ये टाइप का है, टाइप 1, एक ये हो जाएगा आपका टाइप 1 कन्वेंशनल है। टाइम पास तो हम करते नहीं है कि भाई एक दो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन आपका ये है। अब आप बोलोगे सर टाइप 1 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो सारे के सारे हॉट रोल्ड है, सारे के सारे क्या है, हॉट रोल्ड। और इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट अप सेक्शन या फिर फैब्रिकेटेड सेक्शन। फैब्रिकेटेड सेक्शन या बिल्ट अप सेक्शन का मतलब क्या है कि हमने टुकड़े जोड़ जोड़कर वेल्डिंग से इसको जोड़ा है। ये हॉट रोल्ड सेक्शन नहीं है, ये आपका हॉट रोल्ड सेक्शन नहीं है। क्योंकि जब हॉट रोल्ड सेक्शन आता था, मैं आपको बता देता हूं, तो मैं वेल्डिंग अच्छे से बना देता हूं। आपने क्या करा भैया, स्टील की प्लेट्स ली, स्टील की प्लेट्स को काटा और काटने के बाद हमने इसको वेल्डिंग से जोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हो ये पोर्शन होता है फ्लैंज, ये पोर्शन होता है वेब और ये अगेन फ्लैंज। तो हमने क्या करा, हमने प्लेट्स काटी। स्टील कटर जो होता है एक्चुअली गैस होती है, गैस से हम काटते हैं। आपने तो स्टील को कटते हुए देखा नहीं है, मैंने तो स्टील को बहुत बार कटते हुए देखा है, बहुत बार फैब्रिकेट होते हुए देखा है, ठीक है। बड़ा मजा आता है जब स्टील फैब्रिकेशन आप अपनी आंखों से देखोगे ना, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो देखो फ्लैंज सबसे लास्ट सेक्शन कौन सा, आई सेक्शन, एंड दिस इज नॉट हॉट रोल्ड सेक्शन, दिस इज फैब्रिकेटेड और बिल्ट अप सेक्शन। अब फैब्रिकेटेड सेक्शन क्या होता है, यार सिंपल सी बात है, आपने टुकड़े तोड़े, टुकड़े काटे, तोड़ोगे तो नहीं, हाथ से इतनी ताकत तो आपके पास है नहीं। आप स्टील की प्लेट्स काटोगे, काटने के बाद उसको आइस सेक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है भैया। इतना बात तो मैं समझ में आ गया। डिफरेंस ये है कि अभी तक आपको सारे के सारे हॉट रोल्ड सेक्शन मिल रहे थे। अभी तक आप जितने भी सेक्शन मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, मैंने आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करा दिए। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो कंप्रेशन मेंबर में हमने सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लिए और ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स ही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आप कोई भी बुक खोलो, किसी भी बुक का कन्वेंशन क्वेश्चन उठा लो, आप देखना उसका हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। अगर मैं देखो, आप एक चीज नोटिस करना, सारे क्वेश्चंस हमने जो करे एक भी रिपीटेटिव नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। सेम ये भी आपको दिखने में लगेगा सेम कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया। भैया जी आपने जो क्वेश्चन अभी तक कराया या मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया है वो ओनली हॉट रोल्ड सेक्शन है। हॉट रोल्ड सेक्शन क्या होता है, जो एक बार फ्रेम के अंदर डालकर बनाया जाता है, जैसे रेलवे का ट्रैक, रेलवे की पटरियां। क्या रेलवे की पटरियां भी वेल्डिंग से ज्वाइन होती नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हॉट रोल्ड। और इस हॉट रोल्ड सेक्शन की सारी डिटेल हम लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 808 से। तो अब ये आपका हॉट रोल्ड सेक्शन नहीं है, दिस इज बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन की क्या बात है भैया, बिल्ट अप सेक्शन की बात यह है कि अब इस पर IS 808 वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि हॉट रोल्ड सेक्शन होता तो वैलिड हो जाता, हॉट रोल्ड सेक्शन नहीं है तो वैलिड नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी प्रॉपर्टीज IS 808 से उठा रहे थे, अब वो एक भी प्रॉपर्टी आप IS 808 से उठा नहीं पाओगे, आपको सबका सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात, टाइप 2, टाइप 2 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद मेरा टॉपिक बचेगा लेसिंग्स एंड पैटर्न्स। ये लास्ट टॉपिक मेरा कंप्रेसिव मेंबर का बचेगा और उसके बाद ये यूनिट हो जाएगी हमारी खत्म। इस टॉपिक के बाद हमारी यूनिट हो जाएगी खत्म, फिर हम 100% इस बार स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस के बाद हम उठाएंगे बीम्स। तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक एनालिसिस उठाने की जरूरी इसलिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपको मजा आएगा। एक जमाने में प्लास्टिक एनालिसिस यूनिट ओनली फॉर असिस्टेंट इंजीनियर स्टूडेंट्स आती थी, या फिर IPS आती थी, या फिर गेट आती थी। बट अब याद रखना ये यूनिट के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर में भी आने लग गए। तो याद रखना प्लास्टिक एनालिसिस यूनिट हम बहुत तरीके से करेंगे। जो जेई के स्टूडेंट्स हैं वो ये बिल्कुल ना सोचे कि प्लास्टिक एनालिसिस ओनली असिस्टेंट इंजीनियर स्टूडेंट्स का है। मैक्सिमम लोग इस टॉपिक को गायब करवा देते हैं ये बोल के कि असिस्टेंट इंजीनियर टॉपिक है,
बट ये आजकल जेई में भी आने लग गया, तो आप इसको जेई के लिए भी पढ़ोगे। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूनिट हमारी होगी प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है। तो बाकी कहानी है, ठीक है। तो आप देखो स्किल में तो थोड़ा बहुत रेगुलर चल ही रहे हैं, स्किल तो आपको हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन ना लो। कोशिश करता हूं इसको जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं होगा कि मैं क्वेश्चंस गायब करूंगा, मैं और अपना टाइम बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी तो आपको पता है ये वीक थोड़ा बिजी निकला है, आपको भी पता है, आपका भी बिजी निकला होगा, मेरा भी बिजी निकला है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, ऐसा नहीं कि हम गायब भी हो गए बिल्कुल, ठीक है। टाइप 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना, मैंने आपको बहुत सारी एंड कंडीशंस बताई थी, लाइक दिस, कोई कॉलम है, कुछ इस तरीके का कॉलम है, तो मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ की बहुत सारी एंड कंडीशंस बताई थी, 6 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको ये बोला था कि जितनी भी एंड कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी फॉर प्रिज्मेटिक कॉलम है, फॉर प्रिज्मेटिक कॉलम। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रस होता है, ट्रस में हम एंगल सेक्शन को यूज करते हैं, हो सकता है हमने सिंगल एंगल सेक्शन यूज करा हुआ, हो सकता है हमने डबल एंगल या बैक टू बैक हमने 2 एंगल यूज करे हुए हैं। और जब हम एंगल को, अगर हमने ट्रस में कोई भी एंगल सेक्शन यूज करा हुआ है और उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि यूनिट क्या पढ़ रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है, कंप्रेसिव मेंबर। तो अगर कोई ट्रस है, ट्रस में आपका एंगल यूज हो रहा है और एंगल पर आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो आपका वो मेंबर क्या कहलाता है, स्ट्रट। तो जिस तरीके से मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ की ये कुछ कंडीशंस बताई थी फॉर प्रिज्मेटिक कॉलम, उसी तरीके से स्ट्रट की भी मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ की कंडीशंस बताई थी। और अभी तक हमने स्ट्रट पर एक भी क्वेश्चन नहीं करा, स्ट्रट का क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है गेट में वो ऑब्जेक्टिव बन जाए। स्ट्रट का क्वेश्चन कराना जरूरी है। अभी तक मैं आपको आईएसएलबी, आईएसएचबी या चैनल सेक्शंस को ही डील करता रहा, अब मैं आपको एंगल सेक्शन भी डील करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि गेट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंगल सेक्शन से बन जाता है। रीजन ये, एंगल सेक्शन का क्वेश्चन छोटा होता है, इतना लेंथी नहीं होता है जितना हमारे चैनल सेक्शन के आईएसएचबी का होगा, इतना लेंथी नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आईपीएस भी आपको एंगल सेक्शन का क्वेश्चन दे दे, वो डिटरमाइन करा लेगा आपको स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब वही फोर्स डिजाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय सेक्शनल एरिया। तो अब दिक्कत ये है कि हॉट रोल्ड सेक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने उसमें यूज करा था इंडियन स्टैंडर्ड 808। हॉट रोल्ड सेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें हमने क्या यूज करा था, आईएस 808। एंगल सेक्शन में आप आईएस 808 यूज मत करना, एंगल सेक्शन में हम यूज करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक, आईएस हैंडबुक 1। आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप गूगल पर जाओगे, आप गूगल सर्च में लिखोगे आईएस हैंडबुक, आप लिखोगे आईएस हैंडबुक 1। आप गूगल में जाके गूगल सर्च करो, गूगल सर्च में जाके आप सर्च करो आईएस हैंडबुक 1। जो सबसे पहला क्लिक होगा उसको खोल के डाउनलोड कर लेना, आपके सामने स्टील की आईएस हैंडबुक नंबर 1 आ जाएगी। अब डिफरेंस क्या है, देखो बहुत तसल्ली से सुनो, बहुत ध्यान लगा के सुनो। मैं आपको बोल रहा हूं अभी तक हमने आईएसएचबी चैनल सेक्शन के क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल्स करें। आप बोलोगे सर आपने बहुत न्यूमेरिकल करा दिए, उसके लिए थैंक यू, मैं बोलूंगा वेलकम, क्योंकि मैं काम चोरी करता नहीं हूं न्यूमेरिकल कराने में। मुझे आपको है ना पत्थर की तरह स्ट्रांग बनाना है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मेरे को है ना टुचमुच ऐसे नहीं इजी से न्यूमेरिकल्स करा दिया और काम खत्म, नहीं। मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करूंगा। मुझे आपको बहुत पत्थर की तरह स्ट्रांग बनाना है और एग्जाम को फोड़ के आने वाले इंसान बनना है आपको। तो मैं सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स लेके चलूंगा। हमने अभी तक हॉट रोल सेक्शन करा है। हॉट रोल सेक्शन के बाद मैं आपके सामने बिल्टअप सेक्शन लेके आऊं, जिसमें हमने जो टुकड़े हैं, जो प्लेट्स हैं, वो हमने वेल्डिंग से जोड़ी है, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद हमारा एक लास्ट केस बचता है एंगल सेक्शन का। अब आप बोलोगे सर एंगल सेक्शन भी तो हॉट रोल सेक्शन होता है। आप बोलोगे सर एंगल सेक्शन भी तो हॉट रोल सेक्शन हो सकता है, तो आप एंगल सेक्शन के लिए हमें इंडियन स्टैंडर्ड 808 यूज क्यों नहीं करवा रहे? वाह, बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे अरे सर चैनल सेक्शन हॉट रोल्ड हो सकता है, आईएसएचबी हॉट रोल्ड हो सकता है, तो एंगल सेक्शन भी तो हॉट रोल्ड होता है, आप आईएस 808 यूज क्यों नहीं करा रहे? वो मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इस आईएस हैंडबुक में देखो, अगर मैं आईएस 808 की बात करूं तो आपको वो सिंगल चैनल के बारे में डिटेल दे देगा।
आपको वो सिंगल एंगल के बारे में डिटेल दे देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। आपका सवाल ये होगा कि सर जब दोनों के लिए हमने IS 808 चाहे चैनल सेक्शन हो, हॉट रोड चैनल सेक्शन हो, चाहे आपका IS HP हो, हमने 808 यूज करा, आप एंगल सेक्शन के लिए हमें IS हैंडबुक क्यों यूज करवा रहे हो? वो मैं आपको इसलिए यूज करवा रहा हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि अगर IS 808 चाहो तो आप यूज कर सकते हो, बट वो आपको ओनली एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सिंगल एंगल के बारे में। कहने का मतलब ये है कि एक एंगल है, उसका कितना एरिया है, उसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका कितना रेडियस ऑफ साइरेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड 808 आपको 100% बता देगा। इंडियन स्टैंडर्ड 808 आपको 100% बता देगा। बट इश्यू ये है कि मान लो उसने एक प्लेट पर दो एंगल सेक्शन इस तरीके से यूज करे हुए हैं, है ना। अब ये सिंगल एंगल तो है नहीं, ये क्या है जी, डबल एंगल ऑन बोथ द साइड ऑफ गसेट प्लेट। अगर मैं इस केस को आपसे बात करूं तो ये क्या है, डबल एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट, मतलब दोनों साइड गसेट प्लेट के। अगर ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट की इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत बता चुका हूं गसेट प्लेट क्या होती है, तो आप बोलोगे डबल एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है भाई। और अगर मैं आपके सामने केस बताऊं, देखो आप ये वाला, तो आप बोलोगे सर डबल एंगल ऑन सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट, है ना। तो IS 808 भी आप यूज कर सकते हो, बट दिक्कत ये है कि वो आपको सिंगल एंगल की जानकारी देगा। बट अगर आपको एंगल की कॉम्बिनेशंस की जानकारी चाहिए कि अगर दो एंगल इस तरीके से कनेक्ट हुए तो इनका टोटल एरिया कितना होगा, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इनका कितना सेंट्रोइड होगा, तो 808 नहीं बताएगा, वो आपको कौन बताएगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक नंबर 1। आप गूगल पर जाओ, सर्च करो IS हैंडबुक नंबर 1, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, स्टील कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली वो सर्च हो जाएगी। और कौन से पेज पर आपको काम होगा वो पेज मैं बताऊंगा आपको, उसमें 200 से 250 पेज है। IS 808 में तो 25-30 पेज ज्यादा नहीं है। अगर मैं ओनली हॉट रोल सेक्शन की बात करूं तो 20 से 25 पेज में काम हो जाता है, बट इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक नंबर 1 में 250-300 पेज होंगे। उस 250-300 पेज में से कौन सा पेज आपका काम आएगा, वो पेज नंबर मैं आपको बताऊंगा, वो पेज नंबर मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। समझ रहे हो मेरी बात? भैया समझ में आ गई बात। हॉट रोल सेक्शन कर चुके हैं, 808 से हमने यूज ले लिया, ठीक है। हमने अब नेक्स्ट जो टाइप हमारा 2 था वो था आपका बिल्टअप सेक्शन, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। तीसरा हमारा बचेगा एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन किसकी तरह यूज करेंगे, स्ट्रट की तरह। तो स्ट्रट की एंड कंडीशंस अलग अलग हैं, आप ध्यान से देखना। जो मैंने आपको 6 कंडीशंस लिखाई हैं वो प्रिज्मेटिक मेंबर लिखवाई हैं, और उसके बाद मैंने आपको स्ट्रट की भी इफेक्टिव लेंथ की 4-5 कंडीशंस लिखाई हुई हैं। तो वो कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे गेट का क्वेश्चन 100% बन सकता है। और मैं आपको गेट भी थोड़ा थोड़ा कवर कराते हुए चलता हूं, ठीक है। और हो सकता है SSCJ में कन्वेंशनल वो 10 मार्क्स का आ जाए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सारी कहानी बंद करते हैं, आपको समझ में आ गया कि क्या। और इसके बाद हम चलेंगे लेसिंग्स एंड पैटर्न्स पर, और हमारा टॉपिक कर देंगे हम खत्म, और हम जल्दी फिर चालू कर देंगे प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है भैया। और प्लास्टिक एनालिसिस में कोशिश करूंगा कि आपको 6-7 दिन में ही कंप्लीट करवा दूं, ठीक है, क्योंकि फिर हमारी जो रिमेनिंग 2-3 यूनिट्स बची हुई हैं। क्योंकि यार देखो, मैं एक साफ बात करता हूं, जब तक मैं स्टील खत्म नहीं करूंगा मैं दूसरे सब्जेक्ट पर जाऊंगा नहीं। जब तक मैं स्टील खत्म नहीं करूंगा मैं दूसरे सब्जेक्ट पर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि देखो सब्जेक्ट पेंडिंग छूट जाते हैं, फिर वो बाद में होंगे सब कुछ, सारे सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बट पेंडिंग सब्जेक्ट छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना भैया मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट छोड़ूंगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ये सारी कहानी खत्म। 12-13 मिनट हो गए होंगे मुझे ज्ञान बांटते हुए, बट ये 12-13 मिनट ज्ञान बांटने की जरूरत थी, तब आपको पता लगेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर ये ज्ञान मैं आपको नहीं बांटूंगा ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसको मैं सारा मिटा देता हूं। मैं चाहता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा देता। अगर मैं आपको बताता ही नहीं कि भैया ये बिल्टअप सेक्शन है ये, तो फिर आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा। आप ये सोचोगे सर आप रिपीटेटिव क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, सर आप तो रिपीटेटिव क्वेश्चन करा रहे हो, सर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। सर आई सेक्शन तो आपने बहुत टफ करा दिया, ये तो नॉर्मल आई सेक्शन है, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं है, और मुझे मजा नहीं आ रहा रिपीटेटिव क्वेश्चन कराने में। मेरी मजबूरी है कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मुझे आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। अब चालू करते हैं इसकी कहानी। कहानी क्या है, कैलकुलेट द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो घूम फिर के हमें लोड डिटरमाइन करना है, हमें डिजाइन लोड डिटरमाइन करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है,
भैया डिजाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय सेक्शनल एरिया, डिजाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय सेक्शनल एरिया। ठीक है, साफ साफ लिख दिया, कैलकुलेट द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी। देखो मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है जिसकी हद नहीं है, कोई कचरा पड़ा होगा तो वो ज्यादा सुंदर दिखेगा मेरी राइटिंग से, बट आपको इसलिए मैं वर्बली बोल के बताता हूं, कैलकुलेट द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वेल्डेड सेक्शन। साफ साफ भाई साहब जी ने बोल दिया है कि वेल्डिंग मार रखी है, साफ साफ भाई साहब जी ने बोल दिया है वेल्डिंग है, दैट मींस बिल्ट अप सेक्शन है। ठीक है, ठीक है भैया, कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। इस भाई साहब ने हमें कॉलम की कंडीशन दे दी है कि कॉलम जो है आपका दोनों एंड से फिक्स्ड है। तो क्या होगा जब हम स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉलम का केस है तो कॉलम में तो भैया सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड होता है। कॉलम का केस है तो कॉलम में तो सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड होता है, तब जाके आगे की बात होती है। तो सेम मेरा प्रोसीजर ये रहेगा कि सबसे पहले मैं स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करूंगा और स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ूंगा। इतना तो आपको अभी तक पता लग चुका होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। तो ये इफेक्टिव लेंथ फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, कॉलम इज फिक्स्ड, जो भी इसके एंड कंडीशंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब कॉलम दोनों एंड से फिक्स होता है, जब कॉलम आपका दोनों एंड से फिक्स होता है तो इसकी एल इफेक्टिव क्या होती है बताऊं, आपको याद है? कितने लोगों को याद है? छोड़ो मेरी बात को, मुझे तो पता है। आप लोग मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, कितने लोगों को इसकी एंड कंडीशंस के बेस पर इफेक्टिव लेंथ पता है या इफेक्टिव लेंथ फैक्टर पता है? मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, क्या आप अपने आप को भी जज कर रहे हो? कॉलम कोई पन्ने नहीं पलटेगा। सुनो, जो भी रजिस्टर का पेज पॉज करके रजिस्टर का पेज पलटने की कोशिश कर रहा है, कोई भी रजिस्टर का पेज नहीं पलटेगा। मुझे पता, बहुत चंटो, पॉज करके फटाफट चुट करके पीछे देख लोगे, नहीं देखना नहीं है। जिन्होंने देख लिया भैया तुम तो चीटिंग कर चुके हो, जिन्होंने देख लिया तुम तो चीटिंग कर चुके हो, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है जब दोनों कंडीशन फिक्स होती है। कितनी होती है भैया? 0.65 L, और ये होता है हमारा K इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। भैया मैंने बोला आपको 5 या 6 स्टार मैंने लगवाया उस पर। जिन को याद था सल्यूट, और जिन को नहीं याद भैया पढ़ लो। जिन को ये पता था, जिस स्टूडेंट को ये पता था, जिस स्टूडेंट को पता था कि जब कॉलम दोनों एंड से फिक्स होता है तो उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ 0.65 L होती, तो और जिन को नहीं पता था तो भैया तुम नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब है तुम मेरे साथ कंटिन्यू चलते रहे हो, मेरे साथ लेक्चर्स में चलते रहे हो, लेक्चर्स देख भी रहे हो, बट यार आप अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन कर रहे हो, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो दोस्त। अगर ये नहीं याद था तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ चल रहे हो। अगर आप एक एक चीज याद करते चल रहे हो तो आप लोग मेरे साथ चल रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो आ गया। स्लेंडरनेस रेशियो के बाद भैया हमें पता है हम सारी वैल्यू रख देंगे, तो घूम फिर के बाद तो ये आती है कि स्लेंडरनेस रेशियो हमको फाइंड करना पड़ेगा। बट स्लेंडरनेस रेशियो तो हम फाइंड कर लेंगे, हमें K और L पता लग चुका है, क्योंकि L क्या है आपकी 6 मीटर है, लेंथ जो है कॉलम की वो आपकी 6 मीटर है। अभी आप सोचोगे ना सर ये कॉलम किस तरीके से रखें, मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। ये आई सेक्शन मान लो, ये रहा, मतलब कॉलम इस जगह से यूज हो रहा है, और ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है ना, आई सेक्शन है, ये फ्लैंज, ये वेब, ये फ्लैंज, और आप इसको इस तरीके से रख लो। तो इस तरीके से कॉलम है। आप देखना कभी भी जो स्टील के कॉलम होते हैं ना, कभी भी आप देखना रेलवे स्टेशन पे जाओ, जितने भी स्टील के कॉलम होते हैं ना वो सारे ISHB होते हैं। आप देखना सारे ISHB मिल जाएंगे आप, ठीक है। कभी देखो तो सही ध्यान से, तभी दिखेगा ना। मॉल ही चल जाएगा तो मॉल में देख लिया करो। कभी मॉल वो जाते हो ना तो मॉल में कभी जाके आपको स्टील स्ट्रक्चर देख के मेरी याद नहीं आई कि हाँ यार सर ने बताया था कि मॉल में जाओ तो मॉल में यूं देखने से अच्छा है एक बार ऊपर भी देखो। और रीजन भी मैंने आपको बताया था कि क्यों मॉल में हम RCC यूज नहीं करते और क्यों मॉल में हम स्टील स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। मैंने आपको सारी कंडीशंस बताई है। चलो आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो भैया ये कंडीशन है, बिल्टअप सेक्शन है। बिल्टअप सेक्शन में हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है। सिंपल रटा फॉर्मूला है। सिलेंडरनेस रेशियो आपको पता है। आपको होता क्या है, ये जो R मिनिमम होती है ये होती है रेडियस ऑफ जाइरेशन, और इस रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला था √I/A। अब क्या होता है,
कि हम इसको दो कंडीशन, दो एक्सिस में फाइंड करते हैं। एक हम इसको z एक्सिस में फाइंड करेंगे, एक हम इसको y एक्सिस में फाइंड करेंगे। एक हम इसको z एक्सिस में फाइंड करेंगे, एक हम इसको y एक्सिस में फाइंड करेंगे। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा रखा जाता है मिनिमम। ये रेडियस ऑफ गायरेशन रखा जाता है मिनिमम। और क्यों मिनिमम रखा जाता है, भली बात आप अच्छे तरीके से जानते हो, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों मिनिमम रखा जाता है, क्यों मैक्सिमम नहीं रखा जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आर मिनिमम फाइंड करना है, हमें आर मिनिमम फाइंड करना है। तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड, अब ये आर मेरे को दो जगह फाइंड करना पड़ेगा, या तो आर जेड या आर वाई वाई। अब आप दोनों कैलकुलेट ना भी कर तो चलेगा, आप क्या करो, वी हैव टू फाइंड आई जेड एंड आई वाई वाई। वी हैव टू फाइंड आई जेड एंड आई वाई वाई। आपको आई जेड और आई वाई वाई फाइंड करना है, समझ रहे हो मेरी बात। इसमें से जो मिनिमम आएगा, देखो अगर मैं आर जेड और आर वाई वाई की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, आर जेड क्या बन जाएगा, आई जेड बाय ए। आर वाई वाई क्या बन जाएगा, आर वाई वाई क्या बन जाएगा, आई वाई वाई बाय ए। तो ए तो दोनों कंडीशन में सेम है। अब आप बोलोगे सर ये ए हो गया इसका सेक्शनल एरिया, इस पूरे आई सेक्शन का एरिया। अगर ये हॉट रोल सेक्शन होता तो इंडियन स्टैंडर्ड 808 यूज करके मैं इसका एरिया डायरेक्ट दे देता। अगर ये आपका हॉट रोल सेक्शन होता तो इंडियन स्टैंडर्ड 808 रख के मैं इसके सारी के सारी, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे सेंट्रोइड हो, चाहे रेडियस ऑफ जायरेशन हो, सबका सब मैं आईएस 808 से ले लेता। पर ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये बिल्टअप सेक्शन है। बिल्टअप सेक्शन की डिटेल्स आप आईएस 808 से नहीं ले सकते हो दोस्तों, नहीं ले सकते हो। तो मुद्दा यह आता है कि अगर रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए और एरिया भी चाहिए। पिछले वाले सारे केसेस में हॉट रोल सेक्शन पे एरिया आप डायरेक्ट आईएस 808 से उठा लेते हैं। तो क्या आपका ये 808 से इसको उठाओगे, नहीं उठाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका आई जेड फाइंड करेंगे, हम अब इसका आई वाई वाई फाइंड करेंगे। और आई जेड और आई वाई वाई फाइंड होने के बाद, आई जेड और आई वाई वाई फाइंड होने के बाद हम रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड कर लेंगे। जो कम होगा, मान लो आई जेड कम आया तो उसको रेडियस, क्योंकि आपकी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, ये आर में कभी कैपिटल में लिख देता हूं, आर स्मॉल में लिख देता हूं, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आर कैपिटल में लिखा था, तो यहाँ पे स्मॉल पे, तो दोनों सेम चीज है, रेडियस ऑफ जायरेशन। आप इसको यहाँ कैपिटल में लिख लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है भैया। तो बात करते हैं एरिया की, सेक्शनल एरिया। आ जाओ, प्लेट है ना, प्लेट है, क्या वेट था, यहां से लेकर आता 300, यहां से लेकर आता कितनी है 300, डेप्थ कितनी है 30, क्या एरिया होगा 300 इंटू 30, 300 इंटू 30। कितनी प्लेट है, एक प्लेट, दो प्लेट, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अंदर वाला हो गया। कितनी डेप्थ है आपकी, देखो यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है 500, 500 मल्टीप्लाई थिकनेस कितनी 20, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका सेक्शन एरिया आ जाएगा। तो देखो ना ये हो गया 6000, नहीं 9000, ठीक है। 300 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 9000, 3 3 9 और 3 0 तो 9000 हो गया। 9000 में 2000 तो 18000, 18000 प्लस ये कितना हो गया 500 को 20 में मल्टीप्लाई तो 10000, तो ये आपका आ गया टोटल 28000। 28000 किसमें है आपका mm स्क्वायर, 28000 mm स्क्वायर। आप समझ रहे हो। हम हॉट रोल सेक्शन को चिल्ला चिल्ला कर जरा सोकर को पानी पीने दूंगा, एक सेकंड। ठीक है भैया, आगे चालू करते हैं। तो एरिया कहां पड़ता है, ये सेक्शनल एरिया तो आपको पता लग गया। इस एरिया को मैं नीचे लिख देता हूं, है ना, इस एरिया को हम लिख लेते हैं नीचे। और ये हो गया आपका सेक्शनल एरिया 28000 mm स्क्वायर। क्योंकि यार देखो फालतू की चीज है, इसलिए मैं इतनी जगह वेस्ट नहीं कर सकता अपनी, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत चीजें करनी, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप पोज करके लिख लेना, ये सब चीजें मिटा रहा हूं मैं। तो हमारा मेन मुद्दा ये है भैया, अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी हैव टू डिटरमाइन IZZ and IYY and select least मतलब minimum, select least moment of inertia
select least moment of inertia for the calculation of we have to determine IZZ and IYY and select least moment of inertia for the calculation of minimum radius of gyration. इतनी शुद्ध हिंदी तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहचानो कि ये किस किस एक्सिस पर सिमेट्रिकल है। आप सबसे पहले ये पहचानोगे ये किस किस एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, तो आप बोलोगे आ जाओ वाई वाई एक्सिस पर। क्या ये आपका वाई वाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखो ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये भी 30 mm का 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 है। तो देखो जब मैं इसको वाई वाई एक्सिस पर मोड़ रहा हूं, तब मैं इसको वाई वाई एक्सिस पर मोड़ रहा हूं, तो क्या ये ओवरलैप हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो जब वाई वाई एक्सिस पर ये ओवरलैप हो रहा है, जब y एक्सिस पर ओवरलैप हो जाता है, जब y एक्सिस पर ओवरलैप हो जाता है, तो हमको मिलता है क्या? x बार, मतलब हम सेंट्रोइडल x एक्सिस हमें पता लग जाती है। और क्या ये आपका z एक्सिस पर सिमेट्रिकल है? हाँ जी बिल्कुल है। ये वाला फ्लेंज इस पर ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला वेब इस पर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये सेक्शन आपका वाई वाई एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है, ये सेक्शन आपका एक्स एक्स एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है, अरे ये सेक्शन आपका वाई वाई एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है, ये सेक्शन आपका जेड जेड एक्सिस पर भी सिमेट्रिकल है। तो दैट मींस इसका जो सेंट्रोइड आएगा वो आ जाएगा इसके सेंटर पर। अब सेंटर का मतलब क्या हो गया? ये 500 हो गया ना, 500 का आधा कितना होगा? 250। 500 का आधा कितना होगा? 250। तो यहाँ पे 250 पर सेंट्रोइड आ जाएगा। और ये टोटल कितना है? 20 का आधा कितना? 10। तो यहां से 10 और यहां से 10, तो ये आपका भैया सेंटर पर आ चुका है आपका। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आई जेड जेड। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? आई जेड जेड, ठीक है जी, आई जेड जेड। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी इसमें, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास 3 सेक्शन है। फर्स्ट, इसको राइट से लिखता हूं मजा आएगा। हमारे पास इस आई सेक्शन में 3 सेक्शन है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, कराना जरूरी था इसलिए कराया, कल को एग्जाम में आ गया तो आप हिल जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। तो हमारे पास भैया 3 सेक्शन है और सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं आई जेड जेड। देखो देखते हैं ना, मैं फटाफट करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आई जेड जेड। तो आई जेड जेड की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो ध्यान से देखना, ये ZZ इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के तो सेंटर से ही आ रहा है। देखो ना ये टोटल डेप्थ कितनी है इसकी? 500। और अभी मैंने आपको वाई वाई एक्सिस और ZZ एक्सिस पर ओवरलैप करके इसका सेंट्रोइड में, इस पूरे सेक्शन का सेंट्रोइड इस जगह 500 था, तो 500 का आधा कितना होगा? 250। 500 था तो 500 का आधा कितना होगा? 250। समझ में आ रही होगी बात? तो 500 अगर आपका है और हम इसको आधे पर लेके आ रहे हैं, तो आप देखना कि ये जो सेंट्रोइड, पूरे सेक्शन की जो सेंट्रोइड है वो इस वाली प्लेट के बीच में से जा रही है। मतलब इस प्लेट का, इस इंडिविजुअल प्लेट का जो सेंट्रोइड है और जो ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो अगर मैं सेकंड वाली प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, तो किसी भी रेक्टेंगुलर एक्सिस का अगर ये एक्स एक्स है या जेड जेड है, तो क्या होता है? BD³/12। ये तो सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो प्लेट नंबर 2 इंडिविजुअल है, तो BD3, इसकी B कितनी है? 20। B, इसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी है? 500। BD³/12, मतलब इस वाले सेक्शन का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख चुके हो। अब बचा क्या भैया? अब बचा भैया आपके पास 2 प्लेट, ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बची 2 प्लेट्स। कौन कौन सी? एक तो बची भैया प्लेट नंबर 1, एक बची प्लेट नंबर 3। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेंट्रोइड से, ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट भी इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड है उससे प्लेट नंबर 1 कितनी दूरी पे है, तो आप बोलोगे 250 पर। प्लेट नंबर 3 कितनी डिस्टेंस पर है, आप बोलोगे 250 पर। तो दोनों प्लेट इक्वल डिस्टेंस पर है? हाँ जी। क्या दोनों प्लेट की डायमेंशन भी सेम है? हाँ जी सेम है। ये भी 330, ये भी 330। तो हम दो प्लेट को इंडिविजुअली फाइंड ना करके +2 लिख दिया मैंने। मतलब मैं फाइंड करूंगा एक की वैल्यू, मैं फाइंड करूंगा एक की वैल्यू और लिख दूंगा दोनों की, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना, दैट मींस आपको इस ZZ एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जो भी ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड होता है, व्हाट इज ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड, जिसमें हमने इसको तीनों कंसीडर करा हुआ है, इन तीनों को कंसीडर करके जो हमारा ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड है
उस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अब ये प्लेट, मैंने प्लेट नंबर 1 ले ली। प्लेट नंबर 1 आपकी ZZ एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखना, ये 500 था, ध्यान से देखना 500, यहां से लेके यहां तक 500 है, नीचे तक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल सेक्शन की डेप्थ कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल सेक्शन की डेप्थ कितनी है तो 560 है। यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है वो 560 है, क्योंकि ये देखो अंदर वाला हो गया 500 और बाहर वाली 30 30 30 30 30 प्लस 30 हो गया आपका 60, 500 में 60 ऐड करोगे तो 560। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अगर हम और आगे की बात करें, इजी क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहोगे तो बहुत इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लेट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, प्लेट नंबर 1 आपकी ये रही, मुझे फाइंड करना IZZ यहां पर, बट मजबूरी मेरी ये है कि जो मेरी प्लेट नंबर 1 है उसका सेंट्रोइड इससे कितनी डिस्टेंस पर, ये बन गया मेरा H। अब ये H मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ध्यान से देखना। ये देखो यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है, देखो इधर यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक की डेप्थ है 250, ये 250 और टोटल कितना 500, तो यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी है 250, और अगर आप समझो प्लेट की थिकनेस कितनी है 30, इस प्लेट की थिकनेस कितनी है 30, तो मुझे इसके सेंट्रोइड से, जो मेरी प्लेट नंबर 1 है, मुझे इसके सेंट्रोइड से ओवरऑल सेंट्रोइड पर जाना है। मुझे प्लेट के सेंट्रोइड से जो भी सेक्शन का सेंट्रोइड यहां तक जाना है, तो अगर ये 30 है तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, उसका आधा, तो 30 है तो ये हो जाएगा 15, और मेरा जो H बन जाएगा वो बन जाएगा 250 प्लस 15, जो कि कितना होता है 265 mm। अब ध्यान से देखना, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि भैया इसके सेंट्रोइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सेंट्रोइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा BD³/12, इसका सेंट्रोइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा BD³/12। B कितना है इसका, भैया B है इसका 300, D है इसका 30, तो B D³/12। ध्यान से देखना यार, बहुत बार बता चुका हूं मैं, बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को, आपको समझ में आ रही है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मुझे इस प्लेट के लिए लगानी पड़ेगी। मैंने प्लेट नंबर 2 के लिए क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जो ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड है और जो मेरी प्लेट नंबर 2 है, इन दोनों के सेंट्रोइड ओवरलैप कर रहे हैं, इस कारण मैंने प्लेट नंबर 2 पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस नहीं लगाई। बट जब मैं प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3 की बात करता हूं, जब मैं प्लेट नंबर 1 और 3 की बात करता हूं, तो जो ओवरऑल सेक्शन का सेंट्रोइड है वो इन दोनों के सेंट्रोइड से 265 mm की डिस्टेंस पर है। इस कारण मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां पर फाइंड करना है, बट इस प्लेट का जो सेंट्रोइड है वो 265 mm पर है, तो मुझे मजबूरी में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करनी पड़ गई। तो ठीक है, इसकी B कितनी है 300, इसकी B कितनी है 300, तो B, इसकी डेप्थ कितनी है 30, BD³/12। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको पता है ना, मान लो ये है आपकी प्लेट नंबर 1 है ना, तो IZZ क्या होता है IZZ1 प्लस AH²। अभी IZZ1 का मतलब क्या है कि प्लेट के सेंट्रोइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है BD³/12, और जो भी प्लेट के डायमेंशन है, B कितनी है 300 है, D कितनी है 30 है, BD³/12 लिख दी। अब एरिया क्या प्लेट का 300 मल्टीप्लाई बाय 30, एरिया कितना प्लेट का 300 मल्टीप्लाई बाय 30। अब H कितना आपका 265 इंटू 265 का भैया जी स्क्वायर, ये लो आपका आ चुका है आइजर। इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। आगे चालू करते हैं। तो इसको अब हम करेंगे सॉल्व, कैलकुलेटर पड़ा है हमारे पास, ठीक है, समझ में आई होगा चीजें, वो छोटी मोटी चीजें। 265 ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, ठीक है जी। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, बेकार वैल्यूज है। चलो 500 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया 208 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.3 है, 208 1 2 3 4 5 6.3, ठीक है। इस 3 को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करूंगा, मैं बड़ा कंफ्यूज आदमी हूं कैलकुलेशन में, तो मैं थोड़ा मजबूरी है मेरी। परफेक्ट है, परफेक्ट। अब इस पर आते हैं, ये वाली वैल्यू तो हमने, अच्छा ये डबल वैल्यू है, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या हो गया 250 प्लस 15, ठीक है।
265 का स्क्वायर इंटू 30 इंटू 300, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 632 प्लस 632025123, ठीक है। 6320250, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार, है ना यार। 265 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। 632025000, ठीक है जी। अब इस पर आ जाते हैं, 30 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 675,123, और बाहर लगा दो 2, कहीं में गलती से 2, ये 2 है ना, ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 30 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो प्लस इसको कर देते हैं 632025123, 632025000 स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये आपका आ गया प्लस 126548235, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी वैल्यूज। तो इसको मैंने इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया, इसको मैंने इंडिविजुअल, अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, है ना। ये सेम वैल्यू थी, मैं लिख देता हूं इधर 208123456.3, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को थोड़ा ऊपर नीचे होकर एडजस्ट कर लेना। मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा इसको वापस से। 632, अब मुझे पता बोर होते हो थोड़ा सा, बट मेरी मजबूरी है, एक जगह भी गलती हो गई ना यार, तो बड़ा आप भी क्रॉस चेक करना अपने एग्जाम में 2-3 बार, क्योंकि यार मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी कैलकुलेशन वीक है, तो मुझे 3 बार चेक करना पड़ता है यार, सॉरी उसके लिए, आपका टाइम वेस्ट होता है, बट क्या करूं। मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 2 6 5 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, डन है भैया। अब इन दोनों को कर दो ऐड, 208 1 2 3 4 5 6.3, फाइनली आपके पास IZ आ रहा है 14737333333, है ना। मैंने गलती तो नहीं कर दी कुछ, 0.3 आना चाहिए ना, ये 0.3 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1473.7 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। मेरा IZ एक बार क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट भैया, मेरा IZ बिल्कुल परफेक्ट आया है, ठीक है। तो ये देखो हम क्या कर चुके हैं, हम IZ कैलकुलेट कर चुके हैं, और हमारे पास जो IZ आ रहा है, हमारे पास जो IZ आ रहा है वो आ रहा है 1473 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। तो हमने भैया IZ भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे IY, इसको लिखो, फिर मैं मिटा रहा हूं पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे I तो YY, ये लिख लिया होगा आपने। IYY हमारा बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत आसानी से। आई बताता हूं क्यों, बता देता हूं क्यों, उसका रीजन बता दूंगा मैं क्यों। भैया हम रीजन के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे, रटना नहीं है। IYY सबसे पहली बात, हमारे पास 3 सेक्शन थे, IYY प्लेट नंबर 1, IYY प्लेट नंबर 2, IYY प्लेट नंबर 3, जिसमें प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर तो 3 सेम है, तो मैं कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ IYY1 प्लस IYY2, क्योंकि प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 3 सेम है। अब एक चीज ध्यान से देखना, आपकी जो YY एक्सिस आ रही है, आपकी जो YY एक्सिस आ रही है, आपकी जो YY एक्सिस आ रही है, वो तीनों प्लेट के सेंट्रोइड से जा रही है। बताओ कैसे, देखो अगर मैं इस YY एक्सिस की बात करूं, तो आपको लगता है ये प्लेट नंबर 1 के सेंट्रोइड से जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अगर आप YY एक्सिस की बात करो, तो प्लेट नंबर 2 के भी सेंट्रोइड से जा रही है, बिल्कुल बीच से जा रही है। ये देखो यहां पर ये 10 था, ये 10 था, तो ये YY एक्सिस आपके हर तीनों प्लेट पे, चाहे वो प्लेट नंबर 1 हो, चाहे वो प्लेट नंबर 2 हो, चाहे प्लेट नंबर 3 हो, तीनों प्लेट के सेंटर से जा रही है। और जब भी तीनों प्लेट के सेंटर से जा रही है YY, तो IYY का देखो, YY आपके तीनों प्लेट के सेंटर से जा रही है, तो IYY क्या होता है, D
बी क्यूब बाय 12, डी बी क्यूब बाय 12। देखो बहुत इजी सा है। डिफरेंस ये है, ये क्वेश्चन कराने से जरूरी था क्योंकि आईएस, अगर आपका हॉट जो आईएस एचबी है या जो भी आपको दिख रहा है वो हॉट रोल सेक्शन है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे इंडियन स्टैंडर्ड 8083 से मिल जाती है। बट अगर बिल्टअप सेक्शन है तो हमने टुकड़े ज्वाइन करके, हमने प्लेट्स को पहले काटने के बाद हमने उसको फैब्रिकेट करा, उसको वेल्ड करा, तो उसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, बट कराना जरूरी इसलिए था। अगर ये कैलकुलेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा तो एकदम से क्वेश्चन जब आपको मिल जाएगा और अगर आपने गलती से IS 808 यूज कर लिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये करना मेरी मजबूरी था। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है, डिफरेंट टाइप का, इसलिए मैंने आपको कराया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ i by 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, चालू करते हैं 2। अब i by 1 और 3 तो सेम है, तो देखो db क्यूब होता है, इसकी डेप्थ कितनी है 30, db क्यूब, b कितना है भैया 300, db क्यूब बाय 12, ये 1 और 3, प्लेट नंबर 1 और 3 का हो गया, प्लस प्लेट नंबर 2 की डेप्थ कितनी है db क्यूब है ना, db क्यूब, प्लेट नंबर 2 की डेप्थ कितनी है 500, d विड्थ कितनी है 20, db क्यूब बाय 12। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अगर अब हम ध्यान से देखें इसको, अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको चीज बोलता हूं, अब आप कंप्रेसिव मेंबर के न्यूमेरिकल्स उठाओ। अब देखो इशू पता क्या आता है कि हम क्या है, अगर ये नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको नहीं कराऊंगा तो अब आपको पता है, देखो स्टील स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल्स थोड़े देखने में अजीब लगते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल देखने में अजीब लगते हैं। अगर हम सारे अजीब न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे ना तो सब आपको इजी लगेगा, आप करो ना क्वेश्चन सॉल्व। अगर ऐसे क्वेश्चन में छोड़ते हुए चलूं या वो चैनल सेक्शन का जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था, अगर वो मैं आपको छोड़ते चलूंगा सब आपको अजीब लगेगा, वो सब आपको अजीब लगेगा। बट अगर हम करते हुए चलते हैं तो सब हमको इजी लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 30 × 300 का क्यूब बाय 12 कर लेते हैं सॉल्व। कैलकुलेशन है 300 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास आ रहा है 135, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस इसको क्रॉस चेक करेंगे 300 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, 135। ठीक है, परफेक्ट है। अब इस पर आ जाते हैं 20 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6.3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अब इसमें प्लस कर दो 135, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू 135,333,333.3, ठीक है जी, mm की पावर 4। और मैं इसको लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6, 135.33 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मैंने सही आया है, हमारा IYY परफेक्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो मेरा IYY भी आपके सामने आ चुका है, IYY हमारे सामने कितना आ चुका है, IYY हमारे सामने आ चुका है 135.33 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप लिख लो इसको, मैं नहीं हूं, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, IZZ भी आ चुका है, आपके पास IYY भी आ चुका है, IZZ भी आ चुका है, IYY भी आ चुका है। जो लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़े से वीक होंगे, उनको इस जगह 100% प्रॉब्लम आ रही होगी। आपके जितने भी रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो हमेशा एक चीज आपसे चिल्ला के बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लो। अरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ लो, बट आप लोग पढ़ के नहीं देते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हर जगह काम आता है, SOM, MOS, SMMS सब जगह काम आता है। तो ये सारे पाप हमारे पुराने होंगे अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे होंगे तो। बट अगर आपने मेरा SOM पढ़ा होगा तो ये आपको सारी चीजें इजी लग रही होंगी, है ना। और अगर नहीं लग रही है, चलो मैं मानता हूं आपको इजी नहीं लग रही, तो आप SOM के लेक्चर्स पे जाओ, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से पढ़ो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल इनिशियल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां से मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको पढ़ाया है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वहां से आप अपने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 3/4 में होगा थ्योरम, है ना, तो वहां से आपको इजी मिल जाएगा। तो ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, लिख लो सब यार इसको, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं सारा का सारा। अब बात आती है स्लेंडरनेस रेशियो पर। अब देखो इधर आता हूं, क्या लिखा था मैंने आपके सामने लिखा था वी हैव टू डिटरमाइन IZZ and IYY, we have to determine IZZ and IYY, we have already calculated, हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। और जैसा कि आप देख सकते हो, and select least moment of inertia, least मतलब कम, दोनों में से कम क्या है? देखो ये भी 10 की पावर 6 है, ये भी 10 की पावर 6 है। अगर आपसे पूछो दोनों में से कम क्या है, तो आप बोलोगे सर IYY दोनों में से कम है। 100 इंफिनिटी टाइम्स मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों रहते हैं। इंफिनिटी टाइम्स मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों लिया जाता है। तो ठीक है, हमने क्या सिलेक्ट करा IYY, क्योंकि ये मिनिमम है 135.33 into 10 की पावर 6 mm की पावर 4। हमने मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर लिया है। अब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम करेंगे मिनिमम रेडियस ऑफ gyration। तो मिनिमम रेडियस ऑफ gyration आपके सामने क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ IYY बाय a। क्यों लिया मिनिमम इसलिए लिया, मिनिमम रेडियस ऑफ gyration लिया, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, सिंपल सी बात है। तो आपका IYY कितना है आप देख लो, यहां से आपके पास IYY है 135 into 33 into 10 की 10 की घात 6 डिवाइडेड बाय एरिया कितना था 28,000 से डिवाइड करता हूं। वैसे ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि इससे टफ क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आपको 100% इजी लग रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो मैं कर लेता हूं डिवाइड इसको, 135.33 डिवाइडेड बाय 28,000 मल्टीप्लाई बाय 10 का 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मारो अंडर रूट। ये आपके पास आर मिनिमम आ रही है 69.52 mm। आपके पास मिनिमम रेडियस ऑफ gyration कितना है, 69.52 mm। क्रॉस चेक करूंगा, कैलकुलेशन भरोसा नहीं है, परफेक्ट है, एक लाइन परफेक्ट है हमारी। तो ठीक है, आर मिनिमम हमारे पास आ चुका है। मैं क्रॉस चेक इसलिए कर लेता हूं यार क्योंकि देखो आपकी, वरना वापस से मैं कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आर मिनिमम आपका कितना आ चुका है 69.52। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं आपसे, आर मिनिमम हमारा कितना आ चुका है 69.52 mm। इसके बाद अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो हमें फाइंड करना पड़ता है स्लेंडरनेस रेशियो व्हिच इक्वल्स टू KL/R मिनिमम। जैसा कि आपको पता है KL/R मिनिमम। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है भैया, कितना आ रहा है आपके पास 0.65, लेंथ कितनी थी 6 मीटर इंटू 6000 mm, क्योंकि हम रेडियस ऑफ gyration को mm में रख रहे हैं 69.52। तो यहां पर कितना आ रहा है 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.65 डिवाइडेड बाय 69.52, तो आपके पास आ रही है 56.09 mm। तो आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ चुका है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 56 स्लेंडरनेस रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो आ चुका है 56.09 mm। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूं करेंगे क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब आपके पास चॉइस क्या है, वो चॉइस मैं आपको बता देता हूं। आपके पास लैम्डा आ चुका है, अब आप फाई को कैलकुलेट करो, इम्परफेक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करो, अब आप फाई को कैलकुलेट करो, इम्परफेक्शन को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो जाती है लेंदी, और हम इसमें एक और नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशियो भी फाइंड करते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो है लेंदी। फिर मैंने आपसे क्या बताया था कि जब आप स्लेंडरनेस रेशियो कर लो तो आपको टेबल मिलेगी, जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम पर वो क्वेश्चन में आपको लिखी हुई मिल जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें कैटेगरी लिखी होती है A
बी सी डी, उसमें क्या लिखी हुई होती है, ए बी सी डी कैटेगरी। और इस एबीसीडी कैटेगरी में क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ होता है और इसके साथ डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू लिखी हुई होती है। आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी कि अब आपके पास क्या चॉइस है कि अब आप क्या करो, अब आप ले लो दूसरी चीजें, मतलब ये अननेसेसरी इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक बार समझा दिया था कि किस तरीके से सॉल्व होता है। लेंथी प्रोसेस होता है, टफ प्रोसेस होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आप प्रीफर मत करना, ये मैंने आपको इसलिए बताया हुआ है कि इन केस क्वेश्चन में ये टेबल आपको नहीं दी और इसकी वैल्यू दे दी तो आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा, बट वो आपको यार टेबल भी देगा। तो अब वो टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूं, स्लेंडरनेस रेशियो, इसको लिखो वो टेबल, क्योंकि वो टेबल आपके आईएएस कोड में मिलेगी तो जबरदस्ती रटने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने आपके सामने वो टेबल बना दी है, इन टेबल में आपके सामने बना चुका हूं। हम फाई और अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या था, लास्ट में हम स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर चुके थे, लैम्डा था हमारा 56.09, कितना था हमारा 56.09, ठीक है। 56.09 का मतलब है, मैंने आपसे बताया था कि इस टेबल में सबसे पहले आपको स्लेंडरनेस रेशियो मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स में यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो सीरियल नंबर को काट के स्लेंडरनेस रेशियो कर लेना, ठीक है। सीरियल नंबर लिखा स्लेंडरनेस रेशियो होता है, ठीक है। हमारा स्लेंडरनेस रेशियो कितना है 56.09, जो कि लाई करेगा आपका 50 और 60 के बीच में। 56.09 50 और 60 के बीच में लाई करता है, 56.09 आपका 50 और 60 के बीच में लाई करता है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें, सर ये कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें, आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर ये कैटेगरी हम कैसे सेलेक्ट करें। तो यार मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको मैं मिटा इस क्वेश्चन को मिटा देता है। ठीक है, देखो बात आती है कि सर हम कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करें। आपने यहां पर सी की वैल्यूज ही क्यों लिखी है, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आई सेक्शन की मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी, आई सेक्शन की मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी, एक बनाई थी मैंने आपको हॉट रोल सेक्शन की और एक बनाई थी मैंने आपको बिल्ट अप सेक्शन की, या नहीं बताई मुझे नहीं पता। तो हॉट रोल सेक्शन तो हमारा है नहीं, हॉट रोल सेक्शन तो हमारा है नहीं, हमारा कौन सा सेक्शन बिल्ट अप सेक्शन है। बिल्ट अप सेक्शन में दो क्राइटेरिया होते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लैंज लेस देन 40, थिकनेस ऑफ फ्लैंज ग्रेटर देन 40। थिकनेस ऑफ फ्लैंज ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, फ्लैंज, बीच वाला वेब, नीचे वाला फ्लैंज। तो सबसे पहले आप देखो थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपको कितनी रखी है, सबसे पहले आप देखो थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपको कितनी रखी है। तो आप बोलोगे सर थिकनेस ऑफ फ्लैंज तो हमको 30 देकर रखी गई है, तो 30 40 से तो छोटा है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, चलो आपको बता दूं, अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपका 40 से छोटा है तो आपकी ZZ एक्सिस तो पड़ती है B में और आपकी YY एक्सिस पड़ती है C में। और अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपकी 40 से ज्यादा है तो ZZ एक्सिस आपकी पड़ती है C में और YY एक्सिस आपकी पड़ती है D में। अब आप सेलेक्ट कर लो, कैटेगरी भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। देखो यार एक बात तो आपको माननी पड़ेगी भैया, आपको एक बात तो बहुत अच्छी तरह माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल आउट ऑफ द लीग है। आउट ऑफ द लीग मींस थोड़े से डिफरेंट है इसके न्यूमेरिकल्स, और यही वो न्यूमेरिकल्स हैं जिससे लोग ये बोलते हैं कि यार हमें स्टील स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। यही वो न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आप बोलते हो कि यार स्टील स्ट्रक्चर्स हमको समझ में नहीं आया, ये है वो न्यूमेरिकल्स। तो देखो हमने, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको, देखो हॉट रोल्ड की मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी,
हॉट रोल्ड की मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी, तो दो कैटेगरी तो यहाँ पर हॉट रोल्ड सेक्शन तो है ही नहीं, तो हॉट रोल्ड का गायब कर दो। अब मुझे ये ध्यान नहीं कि मैंने आपको बिल्टअप सेक्शन की भी सबसे पहली बात, दोनों कैटेगरी मैं अभी आपसे आई सेक्शन की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप बोलोगे सर इनके से चैनल सेक्शन होता तो चैनल सेक्शन होता तो सी कैटेगरी में लाया करता है, चाहे एंगल हो चाहे पेंगल हो सब सी कैटेगरी में लाया करते हैं। जितनी भी चीजें ये हैं ये सब किस में लाया करती है आपकी सी कैटेगरी में। हमें ज्यादा मेहनत किस में करनी पड़ती है, आई सेक्शन में। आई सेक्शन में पहले तो हमें पहचानना पड़ता है कि हॉट रोल्ड या बिल्टअप सेक्शन है, तो हॉट रोल्ड सेक्शन तो है नहीं, कहीं ना कहीं आपका बिल्टअप सेक्शन है। बिल्टअप सेक्शन मतलब टुकड़ों से काट काट के बनाया गया या फैब्रिकेटेड सेक्शन है आपका, ठीक है। अब बिल्टअप सेक्शन आ गया तो आप क्या करोगे, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कंपेयर करोगे। अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपकी 40 से छोटी है तो z एक्सिस पड़ती है b में, y एक्सिस पड़ती है c में। अब थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी 30, अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज 40 से ज्यादा है तो z पड़ती है c में और y पड़ती है d में, जो कि हम पहले भी डिस्कस शायद कर चुके हैं। मुझे ध्यान नहीं कि मैंने आपको बिल्टअप सेक्शन का बताया था या नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। चलो नहीं बताया तो मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब क्या थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है, मेरी थिकनेस ऑफ फ्लैंज 30 है, तो सेकंड वाली कैटेगरी तो कैंसिल हो गई, तो ये तो मेरी आएगी नहीं, ये तो हो गई कैंसिल, ये तो हो गई आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है। बची ऊपर वाली। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने रेडियस ऑफ जायरेशन, अब मैं आपसे पूछूं आपने रेडियस ऑफ जायरेशन किससे फाइंड करा है, आपने रेडियस ऑफ जायरेशन या सिलेंडरनेस रेशियो किससे फाइंड करा है, तो बोलोगे सर आई वाई वाई मिनिमम था, पहली बात तो मुझे डिसाइड हो चुका है कि मेरी ये वाली कैटेगरी है, क्योंकि थिकनेस मेरी 30 है जो कि 40 से छोटी है, तो मेरी कैटेगरी नंबर 1 लाइन कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने रेडियस ऑफ जायरेशन या सिलेंडरनेस रेशियो किस एक्सिस पर निकाला है, वाई वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, तो आप साफ साफ बोलोगे सर वाई वाई एक्सिस पर, तो वाई वाई एक्सिस पर मेरी कौन सी कैटेगरी आ गई, वाई वाई एक्सिस पर मेरी कौन सी कैटेगरी आ गई, सी कैटेगरी। अभी तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सी कैटेगरी में तो लिखा हुआ है मैंने, समझ में आया मैंने क्यों सी कैटेगरी, ये आलतू फालतू की वैल्यूज मेरे काम की नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखी, आप समझ में आ गई ना। तो दैट मींस मेरा ये जो आई सेक्शन है, मेरा ये आई सेक्शन लाई कर रहा है सी कैटेगरी में, और सी कैटेगरी में आपने क्या करा 50 से 60 का सिलेंडर, देखो आपका सिलेंडर रेशियो 56.09 पर 50 सिलेंडरनेस रेशियो पे ये, अच्छा पहली बात ये डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने किसकी लिखी है, डिजाइन स्ट्रेस की एफसीडी की। तो ये एफसीडी जो है आपका एफसीडी 183 और 168 आप समझ के देखना। अब एक काम करते हैं 56 अराउंड 55 के अराउंड है, तो इनका दोनों का मैं एवरेज ही ले रहा हूं। देखो वैसे तो ये इंटरपोलेशन से होता है, बट इंटरपोलेशन ना भी करो तो चलेगा, ठीक है। तो 183, देखो 50 और 60 का एवरेज कितना होता है 55 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो मैं दोनों का एवरेज लेके थोड़ा सा ज्यादा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 183 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ रहा है 175, तो हम इसको 178 या 179 कर सकते हैं। 175.5 आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि जो मेरा एफसीडी है वो आ रहा है 173, बढ़ा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 178.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एट स्लेंडरनेस रेशियो 56.09। तो अब आपके पास एफसीडी आ चुका है। अगर आपके पास एफसीडी आ चुका है तो ध्यान से देखना, अब ये सब में क्या लिख लो, ये इस वाले सेक्शन में बिठा देता हूं, है ना, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एफसीडी मेरे पास आ चुका है, एफसीडी मेरे पास आ चुका है 178.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जो मेरा डिजाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो होगी एफसीडी 178.5 मल्टीप्लाई बाय सेक्शन एरिया कितना था 28,000, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 178.5 मल्टीप्लाई बाय 28,000 इज इक्वल्स टू 4998000 न्यूटन्स, 4998000 न्यूटन्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4998 किलो न्यूटन्स। ये रहा आपका आंसर, लिखो इसको। ठीक है भैया, क्वेश्चन सामने, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको कराऊंगा किसका क्वेश्चन, स्ट्रट का, ठीक है। अब हम किसका क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे स्ट्रट का। तो पहले तो आप अपने माइंड को अब आई सेक्शन से, चैनल सेक्शन से
जो रोल्ड सेक्शन होते हैं उनको रखो साइड में, दिमाग को साइड में रख दो। सॉरी, दिमाग में वो जो पॉइंट है उनको साइड में, दिमाग को साइड में कैसे रखोगे यार, मैं भी क्या बच्चे वाली बात कर रहा हूँ यार, क्या, चलो कोई बात नहीं, दिमाग से वाली बात निकालो। फिर हमने बिल्टअप सेक्शन करा, उसको साइड में रखो। फिर आप ध्यान रखो कि मैंने आपको पढ़ाया था स्लेंडरनेस रेशियो, मैंने आपको डिफरेंट टाइप के स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ाए थे, ठीक है। फिर मैंने आपको डिफरेंट एंड कंडीशंस बताई थी, फिर मैंने आपको डिफरेंट एंड कंडीशन बताई थी। पहले मैंने अब एंड कंडीशंस किसकी बताई थी, एंड कंडीशंस मैंने बताई थी इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ के मैंने कुछ आपको फॉर्मूले बताए थे दो चीजों के, एक मैंने बताया था फॉर प्रिज्मेटिक मेंबर्स और सेकंड मैंने बताया था आपको स्ट्रट को। तो अभी जो मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में 0.65 लिया, प्रिज्मेटिक सेक्शन क्या होता है, जिसका हर जगह एरिया सेम हो। अगर ये एक मेंबर है तो अगर यहां पर जो इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो यहां पर भी सेम होना चाहिए, प्रिज्मेटिक हम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मतलब अक्रॉस द लेंथ एरिया आपका सेम होना चाहिए। तो इसके पहले तो हमने क्या करा था, प्रिज्मेटिक मेंबर के मैंने आपको 6 केसेस बताए हैं और उन 6 केसेस में से आपने पढ़ लिया होगा। तो 0.65 इसमें से ली थी। अब मेरा प्रिज्मेटिक मेंबर नहीं है, अब मेरा कौन सा मेंबर है, स्ट्रट। तो स्ट्रट की भी मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई हुई है। स्ट्रट की भी मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ की, स्ट्रट के इफेक्टिव लेंथ की भी मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई हुई है। स्ट्रट के इफेक्टिव लेंथ की मैंने आपको 5 कंडीशन बताई हुई है। अब उन 5 कंडीशन में से आपके सामने 2 कंडीशन कौन सी है। अगर मैं लिखूं क्या है भैया, बीच में है गसट प्लेट, ये है आपकी गसट प्लेट, और अगर ये भी क्या है, ये भी आपकी गसट प्लेट है, गसट प्लेट, और गसट प्लेट से आपके 2 एंगल्स कनेक्टेड, जैसा कि आप देख सकते हो 2 एंगल्स, एक एंगल ये रहा, एंगल नंबर 1 ये रहा, एंगल नंबर 2 ये रहा। अगर मैं इस कंडीशन का नाम दूं तो आप क्या बोलोगे, डबल एंगल placed back to back on the opposite side of gusset plate. डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गसट प्लेट। अगर मैं इस वाले कंडीशन का नाम आपके सामने लूं तो क्या है ये, डबल एंगल placed on the same side of the gusset plate। आ जाओ, प्रिज्मेटिक मेंबर को कर दो गायब। प्रिज्मेटिक मेंबर तो हमारा है नहीं, एंगल सेक्शन है। तो आपको मैंने स्ट्रट के भी इफेक्टिव लेंथ के फॉर्मूलाज कुछ बताए हैं और उसमें इन दोनों केस की इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको बताई दी है। पहले तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। दोनों केस से मैंने आपके सामने क्या रेंज लिखी हुई है, पॉइंट। अगर मैं आपसे इसकी इफेक्टिव लेंथ की बात करूं, एल इफेक्टिव, तो मैंने आपको पता है क्या बताया, अगर मैं आपसे इफेक्टिव लेंथ की बात करूं तो मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ इस केस की क्या बताई हुई है, 0.7L to 0.85L। इसकी भी सेम होती है और इसकी भी सेम होती है। इसकी एल इफेक्टिव क्या होता है मैंने आपको 0.7L to 0.85L। मतलब एक रेंज होती है जिसमें आप चाहो तो मैक्सिमम को सिलेक्ट कर लो। मैंने ये मैक्सिमम रेंज सिलेक्ट कर ली, तो मेरी जो एल इफेक्टिव हुई वो क्या आई, 0.85L। तो जब आपका स्ट्रट इस कंडीशन में होगा तो एल इफेक्टिव कितनी होती है आपकी, 0.85L, और जब इस कंडीशन में भी होती है तो आपकी एल इफेक्टिव कितनी होती है, 0.85L। ये चीजें आपको क्लियर, बहुत भली बातें हो गई होंगी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। ये अगर मैं बोलूं कि किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड फॉर एसएससी जेई मेंस। ये प्री में कभी नहीं आएगा। एसएससी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो इन क्वेश्चंस को प्री में दे देगा। एसएससी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो इन क्वेश्चंस को प्री में दे देगा। तो फॉर एसएससी जेई मेंस ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। आपने देखा होगा एसएससी जेई में टुकड़ों में भी कुछ पार्ट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसलिए तो आपके टीचर जी आपको करा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन पर।
कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट। स्ट्रेंथ का मतलब वही लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हमारा डिजाइन पी होता है ना, डिजाइन लोड जो होता है। ऑफ लेंथ, एंगल की जो लेंथ है वो कितनी है 3.2 मीटर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप ये जो एंगल सेक्शन यहां पर देख रहे हो ना, ये एंगल की लेंथ नहीं है, ये एंगल का एरिया है। ये एंगल का एरिया, ये एरिया भैया, जैसे देखो ये एंगल है, अब ये ऐसा का ऐसा बाहर निकल कर आ रहा है, ये सेक्शन है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एंगल का क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसकी लेंथ क्या है 3.2। यहां से लेके कंटिन्यू एंगल 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 यहां तक आपका एंगल आ जाएगा, तो ये होगी 3.2 मीटर लेंथ। कभी भी इसको लेंथ में समझना, जब मैं आपके जमाने में कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज में था तो मैं इसको लेंथ समझता था, ठीक है, लेंथ नहीं है, ये तो एंगल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है और आपने देखा होगा ना पतला पतला सा एंगल ऐसा लंबा सा जा रहा है, तो वो होगी लेंथ। ठीक है जी, आगे की बात चालू करते हैं। तो लेंथ कितने की है 3.2 मीटर्स। तो अब मैंने आपसे हमने लिखा है द स्ट्रट कंसिस्ट ऑफ टू अनइक्वल एंगल। अनइक्वल एंगल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं अनइक्वल एंगल का मतलब ये दोनों लेग की लेंथ अलग अलग है, दोनों लेग की लेंथ अलग अलग है। अब अगर ये दोनों देखो लेग नंबर 1 लेग नंबर 2, लेग नंबर 1 लेग नंबर 2, अगर ये दोनों लेग की लेंथ, अगर ये भी 50 है ये भी 50 है तो उसको बोलते हैं इक्वल एंगल्स। ये भी 50 है ये भी 50 है तो उसको क्या बोलते हैं इक्वल एंगल। बट इसने बोल दिया कि भैया अनइक्वल एंगल्स है, दैट मींस इसकी और इसकी लेंथ तो दोनों की थिकनेस सेम होगी, इसकी थिकनेस दोनों की थिकनेस सेम होगी बट दोनों की लेंथ अलग अलग है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है अनइक्वल एंगल है 100 mm एक लेग की लेंथ है, 75 mm एक लेग की लेंथ है और दोनों की थिकनेस है 8 mm। ठीक है भैया, विद लॉन्ग लेग्स कनेक्टेड। इसने बोला जो लंबी वाली कहां गई, मतलब ये जो 100 है ये 100 वाली कनेक्टेड है, ये 100 वाली आपकी कनेक्टेड है, इधर भी 100 वाली कनेक्टेड है और इधर भी 100 वाली कनेक्टेड। इससे बोला कि दोनों केस में लॉन्ग लेग कनेक्टेड है। ठीक है, तो बात क्या आती है, हमें डिजाइन लोड कैलकुलेट करना है या डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, सेम चीज है। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप सेम वही फॉर्मूला यूज करोगे, P is equals to FCD into area। सेम फॉर्मूला यूज होगा, P is equals to FCD into area। उसके लिए आपको दोनों केस में FCD फाइंड करना पड़ेगा और उससे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा स्लेंडरनेस रेशियो। क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, KL/R, KL/R। अब ये K ये रहा 0.85L, तो 0.85L, L आ जाओ कितनी है 3200। अब ये R आता है R मिनिमम। अब आ जाओ आप इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक 1 में, गूगल पर सर्च करो इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक, मैंने तो सर्च कर ही ली है। ठीक है जी, काम की भैया इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक सर्च करो, उसको डाउनलोड करो और उसके पेज पे जाओ, पेज नंबर 102 पर, पेज नंबर 102 पर जाओ, आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन के साथ ये सारी वैल्यूज आपको लिखी हुई मिलेंगी। एग्जाम में क्वेश्चन के साथ ये आपको वैल्यूज लिखी हुई मिलेगी, उसकी तो टेंशन ही मत लो, एग्जाम में लिखी हुई मिलेगी। बट अभी आपको अगर समझाना है तो उसके लिए क्या करोगे, इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक नंबर 1 सर्च करोगे, एक ही सर्च होगी, उसको डाउनलोड कर लो और उसके डाउनलोड करने के बाद जाओ पेज नंबर 102 पर। अब पेज नंबर 102 पर क्या होगा, इन दोनों कंडीशन पर। अब मैंने आपको बताया कि हमने IS 808 यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि IS 808 ओनली सिंगल एंगल के बारे में जानकारी देगा। IS 808 आपको ओनली सिंगल एंगल के बारे में जानकारी देगा, डबल एंगल के बारे में जानकारी नहीं देगा। और हैंडबुक क्या करता है, हैंडबुक आपने 2 एंगल यूज कर रखे हैं चाहे इस कंडीशन में, तो वो आपको दोनों का एरिया मिलाकर बताएगा। दैट मींस अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में मेरे पास कितने एंगल्स हैं, तो आप बोलोगे 2 एंगल हैं। अगर मैं 808 लेता हूं तो वो आपको सिंगल एंगल का, क्या सिंगल एंगल है? नहीं है, हमारा यहां पर डबल एंगल यूज हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इस जगह तो मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अभी खुद सॉल्व करोगे, इस एक केस में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ये मैंने यहां से मिटा दिया। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, IS 808 पे जाओगे। IS 808 पे आप क्या करोगे, मैं बता देता हूं, आप टेबल खोलोगे, टेबल ये X11 पता नहीं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक। सेम इस तरीके की टेबल आपको क्या मिलेगी। अब ये वाला केस क्या है,
बैक टू बैक। इसके नेक्स्ट टेबल आपको कौन सी मिलेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना। तो देखो मुझे रेडियस ऑफ डायरेक्शन चाहिए, अगर मैं इस पे जाता हूं तो ये आपको मिलेगा। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ISA 10075। अब ISA टेबल बनी हुई है, उसमें आप ये लिखा हुआ है 100। अब देखो क्या है ISA आपका 100 into 75। तो इस तरीके से देखो 100 into 75 है, इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस जगह आपको ध्यान से बताऊं तो हमारी थिकनेस कितनी है? 8 mm, ठीक है 8 mm। अब देखो इसमें क्या लिखा रहता है? 6, 8, 10, 12। आपके यहां पर थिकनेस कितनी दी हुई है? आपको कभी भी एंगल दिया हुआ होगा ना, तो इस तरीके से दिया होगा 6, 8, 10। अब ISA 10075 का मतलब क्या है? 175। 175 आपने पेज नंबर कौन सा खोला? 102। पेज नंबर आपने 102 खोल लिया, ठीक है 102 खोलने के बाद आपने क्या करा? ISA आपको मिल जाएगा, ये टेबल आपको मिल जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एंगल्स बैक टू बैक। उसके बाद आप जाके क्या करोगे? आपका क्या इसकी थिकनेस कितने तरीके? 6 mm तरीके का नहीं, 8 mm तरीके। तो अब आप ISA 8 mm पर चल जाओगे। ध्यान से देखना, सेम इसी तरीके से लिखा रहता है। आपकी थिकनेस अलग अलग होती है ना, तो हमें ना 6 से मतलब है, ना 10 से, ना 12 से, हम 8 वाले की प्रॉपर्टी उठा लेंगे। अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे भैया रेडियस ऑफ डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? I/A। तो अब क्या करेगा? IS हैंडबुक जो आपको टेबल आपने पेज नंबर 102 पे खोली ना, वो इन दोनों का एरिया इंक्लूड करके आपको बताएगा। IS 80 क्या करेगी? वो एक एंगल का बताती है, ये आपको दोनों का एरिया। दैट मींस हैंडबुक डिफरेंट जो हमारे अलग अलग हम एंगल सेक्शन को यूज करते हैं। आप समझ गए ना 808 और हैंडबुक में क्या डिफरेंस है? अब क्या करा? अब मैं एरिया करता हूं, तो इसका एरिया है आपका 26.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये एरिया एक का है। नहीं यार, एक का एरिया होगा तो IS 808 उठा लेना ना। तो मैंने ये इन दोनों का इंक्लूडेड एरिया है, ये इन दोनों का इंक्लूडेड एरिया है। आप पेज नंबर 102 पर जाना, आपको ये टेबल लिखी हुई मिल जाएगी। और उसके बाद आप क्या करना? ISA 10075 को खोल लेना। 10075 का मतलब क्या होता है? 100 into 75। फिर इसके अलग अलग थिकनेस आ जाएगी, उसमें 8 mm वाली थिकनेस को उठा लेना और उसके सामने सारे पॉइंट्स देख लेना। उसमें आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल गया, मैं उठा लेता हूं। एरिया मिल गया मुझे, एरिया के बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही लिखा हुआ मिलेगा जो मिनिमम होगा। हमें स्लैंडरनेस रेशियो फाइंड करने के लिए कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? ऑब्वियसली मिनिमम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है आपको, कितना है? 263.2 सेंटीमीटर की पावर 4। आप समझ रहे हो? आपको दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेंगे, आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है जो कि मिनिमम होता है। तो हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उठा लिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन आ जाती है। रेडियस ऑफ जाइरेशन है हमारे पास कितनी? 26 क्या था? ISA 1075 8 का 3.14 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करा मैंने? एरिया। अब आप समझ रहे हो हैंडबुक का क्या फायदा हुआ? अब ये एरिया इस कंडीशन, अब आप एक चीज और सोचना, जब ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट होंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो एरिया चाहे सेम रह जाएगा बट ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? आपकी चेंज हो जाएगी। और IS हैंडबुक क्या करती है कि इन दोनों का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाती है। आप आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है, ये रहा मेरा स्लैंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू। अब देखो यहां से मुझे रेडियस ऑफ डायरेक्शन डायरेक्ट मिल गई, तो मैं ज्यादा भेजा बड़ा क्यों करूंगा? तो यहां से मेरा स्लैंडरनेस रेशियो कितना आ गया? 0.85 इंटू 3200। ये क्या है आपका? सेंटीमीटर में, mm में कन्वर्ट करो। 31.4 कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेटर साइड में रख दिया मैंने। अब ठीक है, देख लेते हैं। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 3200 डिवाइडेड बाय 31.4, ये आपका आ गया 86.62। 86.62 लिखो इसमें यहां पर। ठीक है, लिख लिया। अब देखो ध्यान से,
भैया हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था स्ट्रेंथ, मतलब वही आपका डिजाइन लोड कैपेसिटी जो होती, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। देखा गेट ऐसा आता है, गेट में क्वेश्चन ऐसे, गेट में क्वेश्चन आता है टिपिकल, ठीक है। इसको मिटा देता हूं पूरा। भैया अब आप क्या करोगे, स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के बाद हम किस पर जाते हैं, टेबल पर। स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करने के बाद हम किस पर आते हैं, टेबल पर। टेबल पर क्या जाओगे, स्लेंडरनेस रेशियो लिखा होता है, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा लिखा होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 टेबल लिखी होती है। अब ध्यान से देखना, मेरा स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, 86.62, 86.62। तो 86.62 80 और 90 के बीच में लाया करेगा। बात आती है कौन सी कैटेगरी करोगे, ए बी सी डी, कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे एंगल सेक्शन हो चाहे चैनल सेक्शन हो, वो ऑलवेज लाई इन कैटेगरी सी। चाहे एंगल सेक्शन हो चैनल सेक्शन हो, ऑलवेज किस में लाया करते हैं, कैटेगरी सी में। तो आप 80 से 90 के बीच में सी कैटेगरी पर चल जाओगे और इन दोनों का एवरेज लोगे, और इन दोनों का एवरेज लेके आपका डिजाइन स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 126 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैं लिख नहीं रहा इसको, थक गया मैं भी, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लिया, आपका 86.62 आ रहा है। उसके बाद आप टेबल पर जाओगे, टेबल आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, एग्जाम में बनी हुई, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो, टेबल आपको मिल जाती है। तो हम क्या करें, 80 से 90 स्लेंडरनेस रेशियो पर गए, उसके सामने हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करी, सी, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे चैनल सेक्शन हो चाहे आपका एंगल सेक्शन हो, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऑलवेज गोज इन कैटेगरी सी। तो कैटेगरी सी में इन दोनों के बीच का, अभी यहां पर क्या लिखा रहता है, डिजाइन स्ट्रेस। इन दोनों का स्ट्रेस, इसका जो स्ट्रेस आया, इसका जो स्ट्रेस आया, मैं आपको बता ही देता हूं कितना है, 80 और 90 का। 80 90 कैटेगरी सी, 80 90 है, 80 का है आपका 136 और 121, 136 और 121, 136 और 121, ये लो 136 और 136 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 2, 128.5, और मैंने क्या लिखा आपके सामने, 126, ठीक है, आसपास ही है, ठीक है, चलेगा, क्योंकि मैं ओनली एवरेज लेता हूं और ये इंटरपोलेशन से आता है। तो आपका डिजाइन स्ट्रेस कितना चुका है, 126। अब आप फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डिजाइन स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो डिजाइन स्ट्रेस आपके पास कितना आ रहा है, 126 आ रहा है, और ये रहा। अब ये एरिया किसका है, सिंगल एंगल सेक्शन का, डबल का, भैया ये डबल एंगल सेक्शन का एरिया है, इसलिए आईएस हैंडबुक यूज करी, ठीक है। डबल एंगल सेक्शन का है, तो 126 इंटू 22672, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको एमएम से करना, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा टॉपिक समाप्त, अब मिलते हैं बाद में, गुड बाय।